हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें आपका टॉपिक है प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्य। इससे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में प्रश्न बना था। अगला है स्थानांतरित कृषि के नाम, इससे भी प्रश्न बना था। प्रमुख पत्र पत्रिका और उनके संपादक, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, भारत रत्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पद्म पुरस्कार के बारे में भी, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। इन सब से जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में प्रश्न बना था, तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम बिहार स्पेशल में भी कुछ हम टॉपिक देखेंगे, जैसे बिहार के प्रमुख जलप्रपात, जलवायु के प्रकार, बिहार की मिट्टी, बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार के प्रमुख फसल और राज्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख नदियां, बिहार की प्रमुख नहरें और कुछ अन्य टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्य। देखते हैं। पहला इसमें भारत सरकार का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत सरकार का है, यानी सत्य की ही जीत होती है, ठीक है? और हम बात करें सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला है दूरदर्शन, पूछा गया था टीआरई 2 में। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य कल्याणप्रद और सुंदर है। ये किसका है? दूरदर्शन का है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगला है ऑल इंडिया रेडियो, ये भी ऑप्शन में था। ऑल इंडिया रेडियो का क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किसका है? तो ये ऑल इंडिया रेडियो का है, यानी सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है थल सेना, इंपॉर्टेंट है। थल सेना का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा अस्माकम धर्मा। सेवा अस्माकम धर्मा यानी सेवा हमारा धर्म है। सेवा अस्माकम धर्मा किसका है? थल सेना का है। अगला है शमनो वरुणा, यानी वरुण हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे। तो ये किसका ध्येय वाक्य है? तो ये नौसेना का है। अगला भारतीय तटरक्षक बल का क्या है? वयम रक्षामा। वयम रक्षामा यानी हम रक्षा करते हैं। ये किसका है? तो भारतीय तट रेखा का है। नेक्स्ट है वायुसेना का। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभा स्पर्मम दीप्तम यानी आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान। ये किसका है? तो ये वायुसेना का ध्येय वाक्य है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1 में। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ का ध्येय वाक्य क्या है? धर्मो रक्षित रक्षिता यानी धर्म अपने रक्षक को बचाता है। धर्मो रक्षित रक्षिता किसका है? तो ये आपका रॉ का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी एनसीईआरटी का पूछा है। एनसीईआरटी का क्या है? तो विद्या अमृतम श्रुते यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ये किसका है? तो ये एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। यूजीसी का क्या है? तो ज्ञान विज्ञानम विमुक्तिये। ज्ञान विज्ञानम विमुक्तिये यानी ज्ञान विज्ञान से विमुक्ति प्राप्त होती है। ये किसका ध्येय वाक्य है? ये यूजीसी का ध्येय वाक्य है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। अगला डीआरडीओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ इसका क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी ज्ञान शक्ति है। किसका है? तो डीआरडीओ का है। आयकर विभाग की बात करें तो कोष मूलो दंडा। कोष मूलो दंडा यानी जुर्माना राजकोष का मूल तत्व है। ये किसका है? ये आयकर विभाग का है। अगला है भारतीय सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना सेवा परमो धर्मा। स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा किसका है? भारतीय सेना का है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? या तो धर्मस्य ततो जया यानी जहां से धर्म वहां से विजय, ठीक है? या तो धर्मस ततो जया, ये किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। आगे है
आपका असूचना ब्यूरो, जिसे आप आईबी के नाम से जानते हैं। आईबी का क्या है, तो जागृतम अहर्निशम, यानी दिन रात जागते रहते हैं। ये किसका है, तो ये आईबी का है। डाक तार विभाग सैन्य अभियंता सेवाएं, ये मेरे ख्याल सबकी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डाक विभाग का क्या है, तो आपका है अहर्निशम सेवा माहे, यानी हम दिन रात सेवा करते हैं। देखिए ये दोनों का लगभग सेम सेम है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये आपका किसका है, तो डाक तार विभाग का है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का क्या है, अस्तो माँ सदगमय, यानी असत्य से मुझे सत्य की तरफ ले चलो। ये किसका है, तो ये आपका सीबीएसई का है। देखिए इसमें आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगाइएगा। ये तो पहले तो ये डाक तार विभाग का ध्यान रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। भारतीय सेना सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रॉ भी पूछा जा सकता है फिर से, ठीक है। और भारत सरकार तो सभी को पता है इंपॉर्टेंट ही है, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सेनाओं को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेना का ध्यान रखने में आसानी है आपको, जैसे वायुसेना, वायुसेना को क्या कहते हैं, नभ कहते हैं, वायु को नभ कहते हैं, तो ये आपका ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्थानांतरित कृषि के नाम। इससे भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के हर एग्जाम में प्रश्न बना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, भारत में जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में से क्या कहा जाता है, इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व के साइड से असम, नागालैंड वगैरह में, यहाँ वहां क्या कहा जाता है, तो झूम कृषि कहा जाता है इसे। उड़ीसा, ये पूछा गया था एग्जाम में, उड़ीसा में क्या कहा जाता है इसे, तो पोडू, डाबी, कोमान या बरिंगा या विंगा। देखिए पोडू, ये पूछा था, पोडू, डाबी, पामा डाबी, कोमान या बरिंगा या विंगा, ये किसका है, तो ये आपका उड़ीसा में कहा जाता है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में से पोंडू या पेंडा। देखिए उड़ीसा में भी पोंडू कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में भी पोडू कहा जाता है, ठीक है, पोडू या पेंडा। पश्चिमी घाट में से क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट में से कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में क्या, कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या, वालरे या वाल्टरे कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से वालरे या वाल्टरे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में से पेंडा, बेबर या दहिया और दीपा या कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिए, पूछा गया था, बेबर या दहिया कहाँ पे कहा जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। दीपा भी यहीं कहा जाता है, बस्तर जिले में। हिमालय क्षेत्र में से क्या कहा जाता है, इसे खिल कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है, इसे कुरुआ कहा जाता है। ये सब जो है आपका एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अगला है अन्य देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम। ये तो हो गया था आपका भारत में क्या कहते हैं, ठीक है, भारत में इतना ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न बन जाएगा आपका। और हम अन्य देशों में क्या कहा जाता है इसे, उसको भी देख लेते हैं। लद्दाख, ये पूछा गया था, लद्दाख कहाँ कहा जाता है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो लद्दाख कहा जाता है। मिल्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिल्पा ये आपका मध्य अमेरिका में कहा जाता है, यानी मैक्सिको वगैरह में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। कुनको कहाँ कहा जाता है, तो वेनेजुएला में कुनको कहा जाता है। रे कहाँ कहा जाता है, तो वियतनाम, ये आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी में है ये सारे। रोका कहाँ कहा जाता है, तो ब्राजील में से रोका कहा जाता है। चेना, ये पूछा गया है, चेना कहाँ कहा जाता है, तो श्रीलंका में से चेना कहा जाता है। मोसले मध्य अफ्रीका में। तमराई थाईलैंड में। कैगिन फिलीपींस में। हुमा जावा और टुंगिया आपका कहा जाता है बर्मा में कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है क्योंकि, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक। देख लीजिएगा एक बार इसको फिर से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत से सारे टॉपिक को मैंने इकट्ठा किया है, बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि जो है कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा एक बार कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको जो है 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें। पहला है बंगाल गजट। और
ये अंग्रेजी अखबार था और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी जो है इसके संपादक थे। बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और ये अंग्रेजी भाषा में था, और जेम्स अगस्टस हिकी जो है इसके संपादक थे। दूसरा आपका संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा की जो है समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाली भाषा में। कभी कभी भाषा भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने भाषा को भी लिख दिया है, ठीक है। मिरातुल अखबार ये भी इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में थी, ये राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड ये आपका हिंदी भाषा में। पंडित जुगल किशोर ये आपका जो उद्दंत मार्तंड है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, और इसके संपादक तो पंडित जुगल किशोर। नेक्स्ट है हिंदू देशभक्त, ये आपका अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी मधुसूदन राय की। राष्ट्र गुप्तार ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्र गुप्तार ये आपका गुजराती अखबार दादा भाई नौरोजी की ये थी, दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थी ये। सोम प्रकाश ये भी इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश साप्ताहिक अखबार था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, इसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है आपका भाषा और इसके संपादक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंगाल गजट, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार इधर, और उद्दंत मार्तंड भी ध्यान रखिएगा। सोम प्रकाश और राष्ट्र गुप्तार ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदू किसकी है? हिंदू अखबार वीर राघवाचार्य और जीएस अय्यर की है। केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केसरी किसका समाचार पत्र था? ये आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहिए केसरी। भाषा पूछा जाता है तो केसरी आपका जो है मराठी भाषा में थी, ये अक्सर भाषा पूछा जाता है इसका, तो ये मराठी भाषा में थी। इनकी एक पत्रिका और थी मराठा, मराठा भी इन्हीं की है, और जो है ये किसकी पत्रिका का है? तो बाल गंगाधर तिलक की। भाषा पूछा जाता है तो ये अंग्रेजी भाषा में थी, मराठा ये अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुधारक, सुधारक अखबार गोपाल गणेश आगरकर की है। उद्बोधन पत्रिका ये आपका स्वामी विवेकानंद की पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन तो ये आपका अखबार महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी का अखबार है ये इंडियन ओपिनियन। वंदे मातरम ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का अखबार, अरविंद घोष इसके संपादक है, अरविंद घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की है। साथी साप्ताहिक पत्रिका ये आपका मौलाना मोहम्मद अली। अल बलाग उर्दू साप्ताहिक पत्रिका ये आपका अबुल कलाम आजाद। अगला आपका अल हिलाल ये भी आपका किसका है? तो अबुल कलाम आजाद की पत्रिका है। प्रताप किसकी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की है प्रताप। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसरी है आपका, केसरी के बाद आपका इंडियन ओपिनियन, वंदे मातरम, अरविंद घोष, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा अल हिलाल। अल हिलाल इसमें आपका ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक लगवा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका ये किसकी पत्रिका है? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक ये किसकी पत्रिका है? तो सर सैयद अहमद खान की, सर सैयद अहमद खान की पत्रिका है तहजीब उल अखलाक। नव भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। नव भारत अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था और इसके संपादक कौन? तो आपका एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का है ये नव भारत। स्वतंत्र, स्वतंत्र किसकी है? ये आपका मोतीलाल नेहरू की पत्रिका है स्वतंत्र। यंग इंडिया सभी को पता होगा, यंग इंडिया किसकी है? तो ये आपका महात्मा गांधी की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। मूक नायक पूछा गया था, मूक नायक जो होगा मराठी साप्ताहिक पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मूक नायक, समता और जनता ये तीनों जो है इन्हीं की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सुंदर सिंह लायलपुरी। नवजीवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवजीवन साप्ताहिक अखबार तो ये आपका महात्मा गांधी का है। हरिजन आपका महात्मा गांधी। और आजाद हिंदुस्तान पत्रिका तारकनाथ दास, और हिंदुस्तान दैनिक ये आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए आप, तहजीब उल अखलाक, अमृत बाजार भी इंपॉर्टेंट है, नव भारत भी इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी का, मूक नायक मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमराव अंबेडकर,
और नवजीवन हरिजन महात्मा गांधी, और इसमें आजाद हिंदुस्तान पत्रिका भी ध्यान रख लीजिएगा, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मदरलैंड। द मदरलैंड किसकी है? ये आपका मजरूल हक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर, गदर ये गदर पार्टी की पत्रिका थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कहाँ पे? तो अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार हेराल्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार हेराल्ड, इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन। युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका ये अनुशीलन समिति की पत्रिका थी, युगांतर समिति। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान किसकी है? तो आपका तारक नाथ दास की। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पूछा गया है, ये न्यू इंडिया पूछा गया था TRE 2 में। तो आपको किसकी पत्रिका? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। ठीक है, बाकी एक और ध्यान रखिए आप, पख्तून। पख्तून जो है किसकी पत्रिका है? तो पख्तून ये आपका, जिसे आप लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, किसे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की है। ठीक है, पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान की है। तो ये सारे इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। यहां से भी आपको जो है 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं, इसमें पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पहले हम प्राचीन भारत के देखेंगे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। रामायण वाल्मीकि की है। महाभारत की रचना किसने किया था? वेदव्यास ने। अर्थशास्त्र सभी को पता होगा, चाणक्य की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। महाभिभाष शास्त्र वसुमित्र की है। स्वप्नवास वदत्ता ये भास की रचना है। स्वप्नवास वदत्ता भास की है। कामसूत्र वात्सायन की रचना है, कामसूत्र। कुमार संभवम कालिदास की है। देखिए, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ये सब किसकी रचना है? तो ये सब कालिदास की रचना है। इंपॉर्टेंट है ये। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया प्रश्न है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्ती की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बृहत संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, बारामीर की है। पंचतत्व विष्णु शर्मा। और कथा सरित सागर ये आपका सोमदेव है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, अष्टाध्यायी तो पहले ध्यान रखिएगा। रामायण महाभारत को आप तो पता ही होगा, अष्टादश भी आपको पता होगा। और बुद्ध चरितम बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरितम। और इसमें ध्यान रखिएगा कालिदास की रचना है, तो जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और नाट्यशास्त्र ये पूछा गया, नाट्यशास्त्र, मृच्छकटिकम, बृहत संहिता और कथा सरित सागर। जितना मैंने गोला किया है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखदत्त की रचना है। रावणवध भट्टी की रचना है। किरातार्जुनीयम ये पूछा गया आपकी बार, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी, ये आपका PRT 6 to 9 10 में पूछा था शायद, हिस्ट्री में। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। 10 कुमार चरितम दांडी की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। कादम्बरी भी आपका बाणभट्ट की। हर्षचरित और कादम्बरी ये किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। वासवदत्ता सुबंधु की है। नागानंद और रत्नावली ये दोनों आपका हर्षवर्धन की है। नागानंद और रत्नावली हर्षवर्धन की है। राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्लड़ की रचना है राजतरंगिणी। और शिशुपाल वध माघ प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। मालती माधव, मालती माधव भवभीत। पृथ्वीराज विजय जयनायक की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। बृहत मंजरी क्षेमेंद्र की है। और नैषध चरितम श्रीहर्ष। विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र। गीत गोविंद जयदेव और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशाखदत्त, इसके बाद किरातार्जुनीयम भारवी की है। उसके बाद आप ध्यान रखिए हर्षचरित बाणभट्ट की है। और नागानंद हर्षवर्धन की है। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट है, इसमें कल्हड़ की। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। और इसमें ध्यान रखिए आप लोग काव्य मीमांसा और बृहत कथा मंजरी। और इसमें आप ध्यान रखिए गीत गोविंद जयदेव की रचना। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम आधुनिक भारत के पुस्तक और लेखक देखते हैं। इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह
ये किसकी है? तो ये आपका महात्मा गांधी की है। मेरे सपनों का भारत, ये भी महात्मा गांधी की। ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज, ये दोनों किसकी हैं? तो ये भी महात्मा गांधी के। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी आपका महात्मा गांधी की रचना है। और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, ये भी आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका ये भी इन्हीं की है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू की है। सारे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जो है जितनी बुक मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से हैं ये, तो इसलिए जो है इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इनकी पुस्तक है चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, अक्सर एग्जाम पूछाता है ये इंडिया डिवाइडेड। और इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा आत्मकथा। महात्मा गांधी और बिहार भी इनकी पुस्तक है। कुछ यादें और बापू के कदमों में, ये सब जो है किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अल आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये भी भीमराव अम्बेडकर। कास्ट इन इंडिया और हु वेयर द सुधराज, ये किसकी रचना है? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है सारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं इसमें से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, ये आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। गीतांजलि गोरा साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि गोरा और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और गीतांजलि के लिए ही 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। दास कैपिटल किसकी है? इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। गीता रहस्य, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। अनहैप्पी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है, जिसे आप पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं जिन्हें। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हीं की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, कई बार बता चुका हूं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल, पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की, ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया विंस फ्रीडम, दास कैपिटल, गीता रहस्य, अनहैप्पी इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया और द इंडियन स्ट्रगल, इतना जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स, ये आपका डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है, डब्ल्यू हंटर की। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो के दत्ता की है ये, के दत्ता की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपका आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड और मैं अनिश्वरवादी हूं, ये दोनों पुस्तक किसकी है? तो ये भगत सिंह की पुस्तक है। बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सन्याल की है बंदी जीवन। द फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की है, द फिलॉसफी ऑफ बम। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जरूर ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी धर्मपाल की है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था, ये पीआरटी में। ये किसकी पुस्तक है? तो धर्मपाल की पुस्तक है।
ठीक है, धर्मपाल की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो ये आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें हो जाएगा बंदी जीवन, और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह, द फिलोसफी ऑफ बम, और ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया फॉर इंडियंस ये किसने लिखा है? तो चित्तरंजन दास ने लिखा है, यानी सी आर दास ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 या 1 में पूछा था ये, पीआरटी में। द व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। नील दर्पण ये भी पूछा गया है, नील दर्पण किसका है? तो दीनबंधु मित्र की रचना है, ये नाटक है ये, और ये किस पर आधारित है? तो ये आपका जो नील विद्रोह हुआ था उस पर आधारित है ये, दीनबंधु मित्र की नाटक नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गीत गोविंद भी आया था, जयदेव। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है ये, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और इन्हें 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अला देशेर कथा ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में, तो ये आपका किसका है? तो सखाराम गणेश देउस्कर का है। ठीक है, देशेर कथा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। मदर इंडिया लेडी कैथरीन मियो की है, और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन्स रोल, और हिंदुत्व किसका है? तो बीडी सावरकर का है। देखिए इसमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो इंडिया फॉर इंडियंस, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, नील दर्पण, और सत्यार्थ प्रकाश, देशेर कथा, और इंडियन अनरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बढ़ते हैं भारत रत्न 2024 की ओर। भारत रत्न 2024, इससे भी आपका एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। भारत रत्न किससे प्राप्त हुआ है? कितने लोगों को? तो 5 लोगों को प्रदान किया गया 2024 में, 5 लोगों को, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पहला नाम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कर्पूरी ठाकुर जी का है। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मर्डो प्रांत मिला है, बिहार से थे ये। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्पूरी ठाकुर को इनका उपनाम क्या था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मर्डो प्रांत मिला है। पीवी नरसिंह राव, मर्डो प्रांत। और एमएस स्वामीनाथन को मिला है, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, पूछा जाता है ये। भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 5 का नाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको रटा होना चाहिए 5 का नाम। नेक्स्ट है 2024 के लिए 5 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता। देखिए अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार कितने घोषणा की गई है? 132 पद्म पुरस्कार, जिसमें आपका 5 जो है पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है ये, पद्म विभूषण। और उसके बाद 17 क्या है आपका? पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण। और उसके बाद बात करें 110 क्या है आपका? पद्म श्री है। ये इसको भी पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 5, 17, 110। ठीक है, इसमें देखते हैं अगर पद्म विभूषण 5 लोगों को प्रदान किया गया, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सुश्री वैजंती माला बाली, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से है। श्री कोडिनेला चिरंजीवी साउथ के एक्टर हैं, ये आप कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये सार्वजनिक मामलों में मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, श्री बिंदेश्वर पाठक। इन्हें मर्डो प्रांत दिया गया है, सामाजिक कार्य के लिए बिहार से हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने जो है सुलभ शौचालय की स्थापना की है, सुलभ शौचालय की स्थापना किया है। ध्यान रखिए हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसलिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपका तमिलनाडु से है, कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। तो 5 का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका पद्म भूषण आपका 17 लोगों को मिला गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुश्री फातिमा बीबी, इन्हें मर्डो प्रांत दिया गया है, और ये क्या? सार्वजनिक मामलों में। किस राज्य की है? तो केरल की है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के हैं। श्री सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग, कर्नाटक। श्री लिंग यू, व्यापार एवं उद्योग, ताइवान। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ताइवान के हैं। इनका नाम क्या है? श्री यंग लिव, इन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण। श्री राम नाईक को मिला, सार्वजनिक मामलों में, महाराष्ट्र के हैं। और श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर,
ये बिहार के हैं, दवा के क्षेत्र में मिला इन्हें, बिहार के हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन, ये कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की जो आपका राजनीतिक संगठन है उसके बारे में हम देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। पहला इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो द्वारिका नाथ ठाकुर ने, द्वारिका नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना किया था 1838 में कलकत्ता में। इसमें आप सन जरूर ध्यान रखिएगा और किसने किसने स्थापना किया था इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना आपका द्वारिका नाथ ठाकुर ने किया था 1851 में कलकत्ता में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा न्यायमूर्ति रनाडे 1870 में पूना में। भारतीय समाज आनंद मोहन बोस 1872 में लंदन में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा, इंडियन एसोसिएशन ये पूछा भी गया है आपका बीपीएससी टीआरई 2 में। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1883 में। मद्रास महाजन सभा, ये भी पूछा गया, मद्रास महाजन सभा जीएस अय्यर, एम बी राघवाचारी, आनंद चार्लू 1884 मद्रास। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ ठाकुर 1838, और आप इसमें ध्यान रखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन। पूना सार्वजनिक सभा ध्यान रखिएगा रनाडे 1870 में, और इसमें ध्यान रखिएगा इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको जो है एक या दो प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को कांग्रेस के अधिवेशन से, और जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसको मैंने शामिल किया है इसमें। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहले बैठक हुई थी बंबई में। 1885 में बंबई में इसकी पहली बैठक, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पूछा जाए कि इसमें कितने प्रतिभागी भाग लिए थे, तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। यही प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक, दूसरा हम ध्यान रखते हैं 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, और प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर इसमें 436 हो गई थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगला आपका मद्रास, 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो आपका थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद आपका 1888 में प्रयागराज में होता है, तो जॉर्ज जूल जो है इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। देखिए, तीनों ध्यान रखिए, पारसी पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी 1886, प्रथम मुस्लिम पूछा जाए तो आपका 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम अंग्रेज 1888 जॉर्ज जूल। इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है 1893 लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1893 में। 1896 आपका कलकत्ता में होता है, एम रहीमतुल्लाह सयानी, और इसमें क्या हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एम रहीमतुल्लाह सयानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका 1905 में बनारस में हुआ था, 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? तो आपका बंग भंग आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था, यानी बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसको समर्थन मिला था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, इसको रट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 1906 कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे, 1906 में कलकत्ता।
और इसमें क्या हुआ था, इसमें सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1907 सूरत अधिवेशन जिसे आप कहते हैं, 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। 1907 में आपका जो कांग्रेस था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। 1907 सूरत अधिवेशन। 1908 में आपका मद्रास में हुआ था रास बिहारी घोष, कांग्रेस के लिए एक संविधान। 1911 1911 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे राष्ट्रगान गाया था, 1911 में ही गाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विशन नारायण धर, विशन नारायण धर जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, विशन नारायण धर। अभी हमने पीछे पढ़ा था वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, और 1911 में आपका क्या गाया था, राष्ट्रगान गाया गया था। 1912 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर्यन मधोलकर थे, आर्यन मधोलकर। 1916 ध्यान रखिए लखनऊ में हुआ था, तो आपका अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए थे, और गरम दल का क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल एक में हो गए थे। अगला 1917 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 कलकत्ता में हुआ था इसका अधिवेशन, और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, और एक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका आता है 1920 नागपुर अधिवेशन। देखिए 1920 में आपका दो अधिवेशन हुए थे, एक आपका विशेष अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय। उसके बाद आपका जो 1920 का नागपुर में होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, और क्या हुआ था, जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नागपुर अधिवेशन। अगला आपका 1921 अहमदाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे। देखिए अध्यक्ष इसके सीआर दास थे, लेकिन ये क्या थे, जेल में थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया, तो आपका हकीम अजमल खान, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता 1921 में अहमदाबाद। अगला 1922 गया में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में हुआ था ये, गया में। और इसके अध्यक्ष तो आपका सीआर दास थे, और इसी में आपका उसके बाद त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1923 अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आजाद। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बेलगांव, ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में पूछा था, ये पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेलगांव 1924 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष तो महात्मा गांधी पूछा था। ये सिर्फ एक बार जो है महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, 1924 बेलगांव अधिवेशन की। उसके बाद 1925 आता है आपका कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यानी कि प्रथम भारतीय, अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, अगर वहां पे भारतीय जुड़ जाए तो आपका सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। उसके बाद आपका 1927 आता है मद्रास अधिवेशन, तो आपका एम ए अंसारी अध्यक्षता किया था इन्होंने, और जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था यहाँ पे। 1927 में आपका साइमन कमीशन के विरोध के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1928 कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की बात कही थी। ये आपका मोतीलाल नेहरू 1928 में, नेहरू रिपोर्ट भी इन्होंने 1928 में प्रस्तुत किया था। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर में। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। बहुत बार इसको मैं करा चुका हूँ। 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था, और मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। मूल अधिकार, ये ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद फैजपुर का जो अधिवेशन होता है 1937 में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार यह सत्र जो है गांव में हुआ था। 1938 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, आपका सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1939 ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बने थे, किसको हराकर बने थे, पूछा जाता किसको हरा के बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा के बने थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और बात करें तो गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण ये त्यागपत्र दे देते,
त्यागपत्र देने के बाद किसकी स्थापना किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था, 1939 में ही। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और कि इनके इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कितने प्रश्न इससे बने कि जो है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। किसको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। ठीक है, उसके बाद त्यागपत्र दे दिए थे। त्यागपत्र देने के बाद किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और जब ये त्यागपत्र दे दिए उसके बाद जो अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये सारे पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रामगढ़। रामगढ़ 1944 में अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1941 से 1945 अधिवेशन नहीं हुआ और अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह जो है नहीं हुआ था। 1940 आपका मेरठ आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। उसके बाद आपका आता है 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जेबी कृपलानी जो है ये जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए और पूछा आता है कि बिहार में टोटल कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। कब कब हुए थे? 1912 में हुए थे। जरूर ध्यान रखिएगा। आप जो है बिहार के तीनों अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तभी मैं जानूंगा आप लोग पढ़ रहे हैं। 1912 में, उसके बाद 1922 में, उसके बाद आपका 1940 में। ये आपका तीनों कहाँ पे हुआ था? ये आपका बिहार में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और कि चंपारण, चंपारण के बारे में जो है गांधी जी को जो है किसमें पता चला था? और राजकुमार शुक्ल जो है भाग लिए थे 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये प्रश्न बना था, ध्यान रखिएगा। चंपारण की चर्चा जो है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्योंकि। ठीक है, तो ये सारे आपका अधिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम 1946 अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं। यहां से भी आपका जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में प्रश्न बना है और कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा है ये। तो 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसमें देखते हैं पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम देखते हैं। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, विदेश मंत्रालय। और किसके पास था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, इनके पास होम मंत्रालय था यानी गृह मंत्रालय, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय। खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास क्या था? तो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। जगजीवन राम, ये भी पूछा गया बीपीएससी टीआरई 1 में शायद ये पूछा था पीआरटी में। जगजीवन राम ये आपका श्रम मंत्रालय इनके पास था। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय था। CH भाभा, खान और बिजली मंत्रालय इनके पास था। लियाकत अली, इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली ये मुस्लिम लीग के थे, इनके पास वित्त मंत्रालय था। और अब्दुल रब निस्तारी, पोस्ट और एयर विभाग इनके पास था, अब्दुल रब निस्तारी के पास। आसफ अली, ध्यान रखिएगा, रेलवे और परिवहन मंत्रालय। सी राजगोपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और कला। द्वितीय चंद्रगढ़, व्यापार। और गजनफर अली, स्वास्थ्य। और जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास कानून मंत्रालय था। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें अगर हम, सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, इनके पास जो है शिक्षा और कला मंत्रालय। और आसफ अली रेलवे, अरोड़ा आसफ अली रेलवे और परिवहन था इनके पास। और इसमें ध्यान रखिएगा आपका ये जो लियाकत अली और सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बिल्कुल इनमें से एक। अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अभी हमने पढ़ा अंतरिम, अब ये आपका स्वतंत्र भारत का है। इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल जो अंतरिम में था जो मंत्रिमंडल, वही इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आपका गृह मंत्री थे, आपका सूचना और प्रसारण मंत्री, इन दोनों का सेम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी वही मंत्रालय था, तो इसमें भी आपका इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास रेलवे और परिवहन था। RK षणमुखम ये आपका वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। अभी हमने पढ़ा था अंतरिम में कौन थे? तो लियाकत अली, और इसमें क्या है, कौन है? RK षणमुखम।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम, जो मंत्रालय अंतरिम में था वही मंत्रालय इनके में इसमें भी है। तो आपका देखिए प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि कौन से मंत्रालय की बात कर रहा है, कि पहले स्वतंत्र मंत्रिमंडल की बात कर रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल का। इसलिए प्रश्न आपको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए एक बार, तब जो है सॉल्व करिएगा। रक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो वही सरदार बलदेव सिंह के पास। राजकुमारी अमृत कौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। सी.एच. भाभा के पास व्यापार, रफी अहमद किदवई के पास संचार, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपॉर्टेंट है, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। विठल राव गाडगिल, खान और शक्ति मंत्रालय इनके पास था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक मिनट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजकुमारी अमृत कौर। और इसमें बात करें तो जगजीवन राम, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन दोनों का नाम, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। बिहार में पहुंच गए हम, बिहार स्पेशल। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात से भी प्रश्न बनता है। दुर्गावती जलप्रपात, देखिए ज्यादातर जो है जिले पूछे जाते हैं और नदी भी पूछा जाता है। तो दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर रोहतास में है, ठीक है, रोहतास में। जिला जरूर ध्यान रखिएगा। ककोलत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। ककोलत ये कहाँ पे है, तो नवादा में है। नवादा में करमान शाह नदी पर है, 160 फीट का है, नवादा में है, जरूर ध्यान रखिएगा, नवादा में है ये। स्मोक कुंड, जिसे आप लोग धुआं कुंड भी के नाम से जानते हैं, धुआं कुंड, ये आपका ताराचंडी सासाराम में, सासाराम में है धुआं कुंड। कुंवारी दा, ये आपका रोहतास में है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ककोलत है और स्मोक कुंड है, इसको जरूर ध्यान रखिए। ककोलत नवादा। नेक्स्ट है तिलहार कुंड, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा है। तिलहार कुंड जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रोहतास में है, पश्चिमी सुवारा नदी पर 80 मीटर का रोहतास, जरूर ध्यान रखिएगा तिलहार कुंड। देवदारी जलप्रपात कर्मनाशा नदी, और ये रोहतास पठार। सुखलहरी जलप्रपात कन्हरी नदी, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमासिन जलप्रपात, ये आपका झारखंड और बिहार की सीमा पर है, महाने नदी पर। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका तमासी और तेलार कुंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जलवायु से भी बनता है प्रश्न, आपने देखा होगा कि जो है किस प्रकार की जलवायु है। देखिए तो कोपेनहेगन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार का क्या है, कैसी जलवायु है, तो CWG। देखिए CWG, ये जी जो है आपका स्मॉल में रहेगा, कभी कभी ऐसा देगा CW कैपिटल जी दे देगा, आप यही याद किए रहेंगे CWG, वही मार्क चले आएंगे। नहीं तो संकेत जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका CWG स्मॉल जी। यहाँ पे उत्तरी बिहार की जलवायु आपका CWG प्रकार की है, किसके अनुसार, तो कोपेन के अनुसार। और दक्षिणी बिहार की कैसी है, तो AW, यानी कि दोनों कैपिटल है, AW दक्षिणी बिहार की है। त्रिवात के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु तो आपका C देख कैप्स में है, और AW जो है, AW ये आपका स्मॉल में है। दक्षिणी बिहार का आपका AW है, लेकिन ध्यान रखिए A कैप्स में है और W क्या है आपका स्मॉल में है। अगर हमने कोपेनहेगन को जो देखा दक्षिण बिहार का, इसमें दोनों कैपिटल है, इसमें आपका एक कैपिटल है एक स्मॉल है, त्रिवात के अनुसार। ये भी एनसीईआरटी में सब दिया है, तो ध्यान रखिएगा। और पूछा भी गया है, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा अगर, तो ये पूछा गया है। थानवेड के अनुसार जो है उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, आपका उत्तरी पश्चिमी में क्या है, उत्तरी पश्चिमी में है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने उत्तरी पश्चिमी बांटा है, CBW। और शेष बिहार की जलवायु कैसी है, तो CAW। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आपका कोपेन और त्रिवात का इंपॉर्टेंट है, तो ये आप दोनों जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले। देखिए सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले दिया है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो रोहतास में होता है। कहाँ पे, रोहतास। चावल और गेहूं का उत्पादन जो है रोहतास में होता है। और उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है उत्पादन के हिसाब से, तो रोहतास में है। मक्का सबसे ज्यादा आपका कटिहार में, दलहन आपका पटना। मक्का ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर में भी होता है, मुजफ्फरपुर, ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर, अगर ऑप्शन में है तो मुजफ्फरपुर आप लगा दीजिएगा। और दलहन की बात करें तो आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है, दूसरी फसल आपका गेहूं है। सर्वाधिक उपजाई वाली फसल कौन सा है, तो आपका चावल है, सबसे ज्यादा चावल, उसके बाद दूसरा कौन सा, तो आपका गेहूं का नंबर आता है, गेहूं। और हम बात करते हैं वही पिछला वाला है ये रोहतास
रोहतास में आपका गेहूं चावल, मक्का आपका कटिहार और मुजफ्फरपुर, दलहन ध्यान रखिए पटना। ठीक है, देखिए उत्पादन के दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल, फल है ये, सॉरी फल, फल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा केला। केला ध्यान रखिएगा आपका वैशाली में सर्वाधिक होता है केला, वैशाली में पूछा गया है। ये आपका 6 to 8 में पूछा गया था पीआरटी में, और नहीं 6 to 8 में पूछा गया था, पीआरटी कहा कर रहा हूँ, हिस्ट्री में पूछा गया था, हिस्ट्री में पूछा गया था ये। ठीक है, तो आपका केला हो गया आपका, उसके बाद आम होता है, उसके बाद अमरूद होता है, ये ध्यान रखिए आपका फल है। बिहार में सर्वाधिक लीची, ये भी आपका 6 to 8 में ही पूछा था हिस्ट्री में, मिलाने के लिए आया था। लीची की बात करते हैं तो ये मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक जो है मुजफ्फरपुर में होता है, और बिहार के कुल उत्पादन का 48% सिर्फ आपका कहाँ से होता है, मुजफ्फरपुर से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बिहार में सर्वाधिक गन्ना, गन्ना की बात करें तो सर्वाधिक गन्ना आपका पश्चिमी चंपारण में होता है, सर्वाधिक गन्ना पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में सर्वाधिक चाय कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में सर्वाधिक चाय होता है, किशनगंज में आपका सर्वाधिक चाय होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक जूट पूछा जाए तो आपका पूर्णिया में। आपकी मुझे लगता है कि जूट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार मक्का पूछा था, तो आपकी बार मुझे लग रहा है जूट पूछा जाएगा, तो जूट जो है सर्वाधिक आपका पूर्णिया में होता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, देखिए खनिज की बात करते हैं, खनिज इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर रोहतास में, चूना पत्थर रोहतास, रोहतास पहाड़ी कैमूर पहाड़ी में होता है आपका चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। पायराइट, पायराइट जिसे आप लोग झूठा सोना कहते हैं, झूठा सोना, ये सर्वाधिक यहाँ पे होता है बिहार में, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा बिहार में होता है ये। ठीक है, पायराइट, और 21 जिले में होता है, तो रोहतास में। चूना पत्थर और पायराइट दोनों आपका कहाँ पे, बिहार में होता है। अभ्रक की बात करते हैं तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर ध्यान रखिएगा, भागलपुर, बांका, मुंगेर। क्वार्जाइट मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ी जमुई, गया। बॉक्साइट आपका मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बॉक्साइट ध्यान रखिएगा मुंगेर में होता है, और पायराइट ध्यान रखिए रोहतास में, चूना पत्थर आपका रोहतास में। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका सोना, आपकी मुझे लग रहा है कि सोना ही पूछा जाएगा, सोना ध्यान रखिएगा। सोना जो है कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, बिहार में, तो जमुई में, जमुई, करमिटिया, करमिटिया भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा करमिटिया दी हो या जमुई, तो आपका सोना सर्वाधिक होता है यहाँ पे। मुंगेर, उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण में भी होता है सोना। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जमुई, तोरा आपका सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। क्वार्ज आपका जमुई, नवादा, गया। यूरेनियम भी ध्यान रखिए गया और नवादा में। स्लेट मुंगेर में। मैग्नीज आपका गया मुंगेर में, और एस्बेस्ट आपका मुंगेर में। गैलना बांका। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण। प्राकृतिक गैस आपका पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आप पेट्रोलियम ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपका पश्चिमी चंपारण, प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में। और इसमें यूरेनियम ध्यान रखिए गया, नवादा का नाम, और सोना ध्यान रखिएगा जमुई। मुझे लग रहा है आपकी बात सोना ही पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताप विद्युत केंद्र पूछा है, इससे प्रश्न बना है, आप प्रीवियस उठा के देखेंगे उसमें बना है। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पे है आपका, पटना में है, पटना में है ये। बरौनी ताप विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरौनी, ये आपका बेगूसराय में है, बरौनी। अब की बार पूछा गया था कि बरौनी जो है किस जिले में है, तो बरौनी कहाँ पे है, बेगूसराय में, ये पूछा गया था कि बरौनी कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना, बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में है, ऐसा दे देगा चौसा आपका बक्सर में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये आपका मुजफ्फरपुर में, कांटी कांटी, कांटी नाम ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ ये तो पूछेगा तो आप बता देंगे, कांटी मुजफ्फरपुर में है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये आपका बांका में, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। और नबीनगर ताप विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका बिहार में कुछ आपका जो हवाई अड्डे हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये पटना में कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय, बिहार में 2 अंतरराष्ट्रीय ध्यान रखिएगा। एक आपका पटना में जो है उसका नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है ये। ठीक है, उसके बाद गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गया में, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखिए पटना वाला। ठीक है, दरभंगा हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा, रक्सोल, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, चूनापुर हवाई अड्डा, ये पूर्णिया में है, चूनापुर, ये ध्यान रखिएगा, चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में। तो ये सब क्या है आपका, रक्षा का है, ये रक्षा का है प्रकार, इसका रक्षा है चूनापुर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है सारे ये आपका घरेलू है। ठीक है, तो आपका जयप्रकाश नारायण और गया जरूर ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका बिहार में राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्य
जीव अभ्यारण्य, देखिए बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है, पश्चिमी चंपारण में है, जिला जरूर ध्यान रखिएगा। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। ठीक है। भीम बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? मुंगेर में। भीम बांध कहाँ पे है? तो मुंगेर, इसको रट लीजिएगा। इसमें आपका तेंदुआ, भालू, सुगर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है ये। गौतम बुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार, तो ये गया में है। पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध गया में। कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य बेगूसराय में। ये जरूर ध्यान रखिए, पूछा गया है कांवर झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय। जिला जरूर ध्यान रखिए, बेगूसराय में आपका कांवर झील। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका रोहतास में। और नागी बांध पश्चिम बिहार, तो आपका कहाँ पे है? जमुई में। नागी बांध और नकटी, नागी और नकटी दोनों आपका जमुई में है। ठीक है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्य जीव पश्चिमी चंपारण। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य तो दरभंगा। विक्रमशिला, ये इंपॉर्टेंट है, आपका भागलपुर में है। और बरैला सलीम अली पक्षी वैशाली अभ्यारण्य, देखिए बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें अगर हम, तो बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य अभ्यारण्य भी आपका भागलपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नकटी डैम है, और आपका पंत जीव अभ्यारण्य ये नालंदा में है। और हम ये देखिए यहाँ पे बात करें, नागी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है जमुई में। कैमूर भी इंपॉर्टेंट है। कांवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहले पेज पे दिया है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, देखिए यहाँ पे जिले वाइज भी दिया है। देखिए आपका क्या है, ये पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पे कौन सा है आपका? वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे। और ये जो पश्चिमी चंपारण है, ये सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे बड़ा जिला भी है, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जिला है। और सबसे जो है उत्तर में भी है ये। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, उत्तरी जिला तो पश्चिम चंपारण है। और हम बात करते हैं उसके बाद, अगर बात करें हम, यहाँ पे देखिए कैमूर है। कैमूर में आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद ये देखिए गया यहाँ पे, गया है। गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है ये गया। गौतम बुद्ध ये यहाँ पे है। उसके बाद आपका राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका देखिए नवादा में है। नवादा, इसमें हमने पढ़ा था ककोलत जो है आपका था जो जलप्रपात, वही यहाँ पे नवादा में है। उसके बाद आपका जमुई, देखिए जमुई यहाँ पे है। नागी और नटकी यहाँ पे है। उसके बाद आप देखिए आपका भागलपुर में है, जो आपका भागलपुर हमने पढ़ा था ना, भागलपुर में ये देखिए ये आपका वाल्मीकि। और उसके बाद क्या बात करते हैं, यह देखिए आपका कटिहार है। ठीक है, ये किशनगंज, यहाँ पे देखिए किशनगंज। और बात करते हैं यहाँ पे देखिए दरभंगा है। स्टेट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, उत्तर बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार की मिट्टी। देखिए मिट्टी से प्रश्न बना है, अगर आप प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी वगैरह का प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपका मिट्टी के प्रश्न बने हैं। और बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा है। देखिए उत्तर बिहार, देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, ये आपका देखिए बीच में जाता है ये गंगा नदी। गंगा नदी ऐसे जाती है ना, तो ये आपका जो एरिया इधर का है ये आपका क्या है? उत्तर बिहार है। और ये एरिया क्या है आपका? ये दक्षिणी बिहार है। तो वही बात करा, उत्तरी बिहार में कौन सी मिट्टी? तो आपका पर्वत पादीपी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे आप लोग बांगर कहते हैं, ये मिट्टी पाई जाती है। और नवील जलोढ़ मिट्टी जिसे लोग खादर कहते हैं, ये आपका उत्तरी बिहार की मिट्टी है। उत्तरी बिहार की मिट्टी है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ताल मिट्टी आपका दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दक्षिणी बिहार में क्या कहा जाता है? इसे करैल केवाल कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने प्रैक्टिस में करवाया था, ये प्रश्न आया था उसमें, करैल केवाल, तो आपका दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। लाल पीली यानी बलथर मिट्टी, एक प्रश्न मैंने करवाया था, उसमें बलथर मिट्टी पूछा था कि इनमें कौन सा दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती, ऐसा कुछ था उसमें। ठीक है, तो बलथर मिट्टी ध्यान रखिएगा, ये आपका दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, बलथर मिट्टी दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। ठीक है, दक्षिण बिहार वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे आप लोग करेल केवाल कहते हैं, और लाल पीली बलथर मिट्टी। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग ध्यान रख लीजिए, लेंगे तो क्या होगा, दूसरा छांटने में आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रमुख झीलें, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कांवर झील, बेगूसराय में। जिला जरूर ध्यान रखिएगा, कांवर झील। ये कैसी झील है? तो गोखुर झील है। चापाकार झील है, जिसे आप लोग आक्सबो झील भी कहते हैं, चापाकार भी कहते हैं, गोखुर भी कहते हैं। और ये विश्व की एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर झील। उसके बाद का घोंघा झील या गोगा बिल आपका कटिहार में है। कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है।
घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, अनुपम झील ध्यान रखिएगा कैमूर में, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, सरैयामन बेतिया, पिपरामन आपका मोतिहारी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कांवर झील है, घोघा झील और अनुपम झील है। अनुपम झील कैमूर में, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका बिहार की प्रमुख नहरें। नहरों से भी प्रश्न बना है। नहरों की बात करें तो आपका हो जाएगा त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। देखिए गंडक नदी से आपका 3 नहर निकली है, त्रिवेणी हो गया, तिरहुत हो गया, दोन हो गया। ये त्रिवेणी तिरहुत जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर में, ये गंडक नदी से। और इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद आपका पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, ये तो आपका कोसी नदी से निकला है, पता चल रहा है नाम से ही। उसके बाद कोसी से कौन निकली है, राजपुर नहर। और पूर्वी सोन से सोन आपका, पश्चिमी सोन से आपका सोन हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिवेणी तिरहुत और ये आपका यहाँ पर राजपुर, ये आपको ध्यान रखना है बस। त्रिवेणी तिरहुत आपका गंडक और राजपुर आपका कोसी। नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, देखते हैं इसमें। पटना, पटना किस नदी किनारे, गंगा। मोकामा आपका गंगा नदी किनारे, मुंगेर गंगा, भागलपुर भी आपका गंगा, बक्सर आपका गंगा, ये जो है गंगा नदी किनारे है। छपरा की बात करें, ये घाघरा नदी के। हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी। देखिए सोनपुर में कौन सा मेला लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सोनपुर के मेला को और किस नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर आपका बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर आपका बूढ़ी गंडक, और खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा आपका बागमती, गया आपका इंपॉर्टेंट है, गया फाल्गुनी, और फतुहा आपका पुनपुन नदी और गंगा नदी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पटना ध्यान रखिएगा, भागलपुर ध्यान रखिएगा, बक्सर, और इसमें सोनपुर और गया, ठीक है, और मुजफ्फरपुर, ये जरूर ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नदियां दी हैं, ये आपका कौन सी नदी है जो आ रही बीच में, तो ये आपका गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा नदी है। गंगा नदी पूछा जाता है, देखिए ये आपका उत्तर वाला एरिया हो गया और ये आपका दक्षिण वाला हो गया। पूछा जाता है कभी कभी उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की नदियां पूछा जाता है। देखिए उत्तर में कौन सी नदी आके मिलती है गंगा में, तो आपका सबसे लास्ट में ध्यान रखिए महानंदा, सबसे लास्ट में महानंदा। उसके बाद आपका कोसी आता है, कोसी जिसे बिहार का सो कहते हैं आप लोग। उसके बाद इसकी सहायक नदी आपका कमला। उसके बाद बागमती, देखिए बागमती आ रही है, बूढ़ी गंडक आ रही है, देखिए बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आपका गंडक और घाघरा नदी। देखिए पूछा जाता है, ये क्रम पूछ लेगा, या तो ये पूरब से पश्चिम पूछ लेगा या तो पश्चिम से पूरब पूछ लेगा, तो क्रम ध्यान रखिए सबसे लास्ट में आपका कौन सा महानंदा आता है। अगर हम बात करते हैं इधर, तो ये आप ध्यान रखिए कर्मनासा है। उसके बाद आपका सोन है, पुनपुन है, फाल्गुनी है और अजय है। इसका भी कम ध्यान रखिए सबसे लास्ट में आपका अजय आता है। और इधर आपका खरनासा, सोन, पुनपुन और फाल्गुनी, ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मनासा नदी बनाती है, घाघरा नदी बनाती है और ये गंडक नदी बनाती है। देखिए यहाँ बना रही है ना, ये गंडक नदी यहाँ पे भी बना रही है और ये भी बना रही है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखो दोस्तों सारा हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें जो भी टॉपिक थे। वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम वीडियो को लाएंगे जरूर। ये रहे आज के टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।